टू एवरीबॉडी। आज ये चौथा हमारा एपिसोड है और मुझे बताया गया कि बहुत से लोग जम्मू से उन्होंने फरमाइश की है कि बीच में हिंदी भी बोली जाए। तो मुझे लगा कि मैं हिंदी में बेहतर तरीके से आपसे संवाद स्थापित कर सकता हूँ, बेहतर तरीके से अपनी बात समझा सकता हूँ। तो इसलिए मैं भी जो है आज हिंदी में ही आपसे मुखातिब हूँगा। पिछले सप्ताह जब हमने छोड़ा था तो हम 47 की ईव पे पहुंच चुके थे। शेख अब्दुल्ला और महाराजा हरि सिंह के बीच टकराव का जो मंच जो है वो तैयार लगभग हो चुका था। इसकी बुनियाद जो है, जो सही मायने में जो सामने उजागर होके जो सामने आई, वो बुनियाद पड़ी थी 1944 में। उससे पहले मैं 31 से लेके उसके बाद का इतिहास में नहीं जा रहा, लेकिन इस पे आ रहा हूं सीधा 1944 में, क्योंकि 1944 में एक ऐसा कदम उठाया गया तो एक जिसकी वजह से पीछे मुड़ के देखना बिल्कुल नामुमकिन था। 1944 में महाराजा इंपीरियल कैबिनेट की मीटिंग जो है, वॉर कैबिनेट की मीटिंग जो है, वो अटेंड कर लंदन से वापस अपनी स्टेट आए थे। श्रीनगर पहुंचे, बड़ा शानदार उनका स्वागत किया गया। शिकारों में बैठ के जो है उनका एक प्रोसेशन जो है वह चला। शिकारे मुजाहिद मंजिल के पास पहुंचे तो शेख अब्दुल्ला और उनके साथी जो है वहां उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उन्हें बुके प्रदान किया, उनका स्वागत किया कि वापस अपनी अपनी स्टेट में पहुंचे हैं, और साथ में एक मेमोरेंडम दिया। यह मेमोरेंडम नया कश्मीर का मेमोरेंडम था। उनकी डिमांड थी कि किस तरह जो है रियासत जो है उसके आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को बदलने के लिए क्या क्या कदम कैसे कैसे उठाए जाने चाहिए। सच बात यह है कि बड़ा इंकलाबी जो है वह पर्चा था, मेमोरेंडम था, जिसमें सोशो इकोनॉमिक के साथ साथ दो बड़े मजेदार बातें जो है वो भी उसमें थी। एक तो ये था कि जुडिशरी को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया। जुडिशरी के 3 स्तर होंगे, हाई कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, और उसके बाद तीसरा जो है वो भी लोकल लेवल का वो भी होगा। इन सबका टेन्योर जो है वो 5-5 वर्ष का। हाई कोर्ट जजेस जो है 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। हाई कोर्ट के जजेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उनको अपॉइंट करेंगे 5 साल के लिए। और जो पीपल्स कोर्ट है, जो निचले दर्जे का, जो रोजमर्रा की जिंदगी के साथ लोगों का जिसका वाबस्ता रहता है, वहां पर भी जो है लोगों के चुने हुए नुमाइंदे, यानी कि पंचायत के वो मेंबर जिनके पास जुडिशियल अधिकार भी होंगे, वो भी सदस्य होंगे। अब इस बात को याद रखिएगा कि हम वापस इस पे कभी जो है ना अगले एपिसोड में लौटेंगे कि ये इसका जो रूप था, ये इसकी कल्पना थी, और वास्तव में जब जमीनी हकीकत में उसे लाना पड़ा तो क्या किया गया, कैसे हुआ। इसके साथ एक और दिलचस्प बात यह थी कि मोनार्की जो है उसे पहला जगह दी गई थी। मोनार्की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, लगभग वैसी ही जैसी इंग्लैंड में है कि अधिकार सारे लोगों के पास होंगे, लेकिन संवैधानिक मुखिया जो है वह राजा होगा। इस मेमोरेंडम को तैयार करने वाले, अगर शेख अब्दुल्ला की बात को माना जाए, जो उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखी है, तो उसमें बड़े दिलचस्प किस्म के लोग हैं, लेकिन सभी के सभी बड़े कम्युनिस्ट हैं।
ये लिखने की जिम्मेवारी दी गई थी बीपीएल बेदी को। श्री बीपीएल बेदी जो बॉलीवुड के बड़े प्रसिद्ध अभिनेता हैं, कबीर बेदी उनके पिता थे, और बीपीएल बेदी की पत्नी फ्रीडा बेदी, उन्होंने टाइप किया। उसके अलावा एक पात्र और है जिससे शायद आप लोगों को दिलचस्पी हो, वो है मोहम्मद तासीर। ये श्री प्रताप कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके थे। इनके बेटे बाद में पाकिस्तानी पंजाब के गवर्नर बने, और ब्लास्फेमी केस में एक एक्यूज्ड की तरफदारी करने के आरोप में उन्हें गोली मार के उनकी हत्या की गई। ये अभी कुछ साल पहले की घटना है। ये सभी के सभी जो है वे कम्युनिस्ट थे। तो जाहिर है जो उन्होंने मॉडल बनाया नया कश्मीर का, वो भी कम्युनिज्म पे था। ये तकरीबन जो है सोवियत यूनियन के मॉडल से मिलता था, जहां पर कोर्ट्स में भी पार्टी जो है उसकी दखलंदाजी होती है। जुडिशरी में भी पार्टी जो है वो उस पर नजर रखती है, वो उसकी राय देती है, और कोई बदलाव लाने हो तो वो पार्टी जो है वो ला सकती है। सोवियत यूनियन में इसे कॉमिसार की संज्ञा दी गई। कॉमिसार नियुक्त किए जाते थे। आर्मी में भी होते थे, यानी कि आर्मी में भी ओवर एंड अबव जो कमांडर है वो कॉमिसार था। या ठीक वैसे ही जैसे लाहौर दरबार में भी था कि खालसा फौज थी, फौज के कमांडरों को भी वीटो करने वाले जो है खालसा पंचायत थी, जो हर बटालियन में होती थी, हर पलटन में होती थी। तो लगभग यह सिस्टम जो है इन्होंने लागू किया, करने का जो है सपना देखा। बहरहाल ये 44 की बात है। इसके तुरंत बाद ही जो है कश्मीर छोड़ो आंदोलन जो है वह शुरू हुआ। उसमें जो है उनको अरेस्ट किया गया, उन पे मुकदमा चला। नेहरू वाली घटना जो है वो हमने पिछली बार उस पर चर्चा की, वो घटी, और इनको जो है जेल जो है भेजा गया। उसके बाद घटनाक्रम जो है बड़ी तेजी के साथ बदलता है, क्योंकि जो है अंग्रेजों ने यहां से जाने का निर्णय ले लिया था। भारत का पार्टीशन जो है वह भी तय था, और पार्टीशन की वजह से जो दिक्कतें पैदा हुई थी उनसे जूझने में सभी लोग जो है वो व्यस्त थे। एक्सेशन का इश्यू जो है उस पर आज मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वह अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। फिलहाल जो है हम महाराजा हरि सिंह के दूसरे जो है रोल जो है उन पे आज फोकस करेंगे। जब पाकिस्तान ने कबायली यहाँ भेजे और उन्हें अपना समर्थन दिया, और धीरे धीरे पाकिस्तान फौज भी यहाँ आई, और महाराजा ने अनेक बार प्रयास किया, पटेल को भी पत्र लिखे, नेहरू को भी पत्र लिखे कि राज्य की हालत ऐसी है और हमें मदद की जरूरत है। उससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो है आप असला जो है वह भेज दीजिए, हमारे लोग खुद ही लड़ लेंगे। ना तो असला दिया गया, ना फौज भेजी गई। एक शर्त लगाई गई कि आप जो है सत्ता जो है वो प्रशासनिक सत्ता शेख अब्दुल्ला को सौंप दे। शेख अब्दुल्ला को आप सौंपेंगे तो तब इंडिया जो है आपकी मदद कर सकता है। अब महाराजा के सामने विकल्प बड़ा सीधा सा था, या तो वो आपने जो है रियासत को जो है बर्बाद होते देखते, और या फिर जो है वो सब जो है शेख अब्दुल्ला को सौंप देते। उन्होंने दूसरे विकल्प को चुनना बेहतर समझा, और सत्ता जो है इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो नियुक्त किया शेख अब्दुल्ला को। लेकिन उसे नियुक्त करने से पहले शेख अब्दुल्ला ने एक पत्र लिखा था महाराजा हरि सिंह को। वह पत्र बड़ा दिलचस्प है, इसलिए आप लोगों को भी दिलचस्पी होगी, तो मैं उसका कुछ अंश जो है आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उसमें
शेख अब्दुल्ला ने जो है अपनी लॉयल्टी व्यक्त की राजा के प्रति और वफादार होने का जो है वो दावा किया और भविष्य में भी वफादार रहने का जो है वो वादा भी किया। उन्होंने कहा, इन स्पाइट व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, I assure your highness that myself and my party have never harbored any sentiment of disloyalty towards your highness, person, throne, or dynasty. The development of this beautiful country and the betterment of its people is our common aim and interest, and I assure your highness the fullest and loyal support of myself and my organization. He further added, before I close this letter, I beg to assure your highness once again of my steadfast loyalty and pray that God may grant me opportunity enough to make this country attain your highness's ages such an era of peace, prosperity, and good government that it may be second to none and be an ideal for others to copy. So this was what he asserted. But things began to change soon after that. Maharaja had to hand over the administration to Sheikh Abdullah, and later on Maharaja was forced to even appoint the Prime Minister. To this effect, Patel wrote to Mahajan. Nehru also wrote to Mahajan, Mehchand Mahajan, who was the Prime Minister of the Maharaja at that time, that these are the steps that need to be taken. That unless power is handed over to the leader of the National Conference, it won't be possible for India to help the state. So ultimately, as we know, that this had to be done because Patel also said, whom the Maharaja had begun to trust, that he was not asking for any revolutionary steps. कोई बहुत बड़े इनकलाबी कदम उठाए जाएं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आप जो है धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे सौंपना शुरू कर दें तो बेहतर होगा, हमारे लिए भी आसान होगा। ये बात है, ये दो लेटर जो है अक्टूबर में आएंगे, दोनों, नेहरू का महाजन को और पटेल का महाराजा को, 21 अक्टूबर 1947। महाराजा ने पावर जो है हैंड ओवर कर दी, इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, इंडियन आर्मी वहां आ गई और उम्मीद की जाने लगी कि सारा स्टेट जो है वो रेडर से क्लियर कर दी जाएगी। वो क्या हुआ वो अलग कहानी है, लेकिन इसके तुरंत बाद लड़ाई चल रही है, गिलगित हाथ से निकल रहा है, राज्य की फौज जो है एक एक इंच जगह जो है वहां पर लड़ते हुए जो है पीछे हट रही है, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। अपने साथ वो रिफ्यूजियों को भी लेती आ रही है सेफ्टी के साथ, लेकिन यहां पर जो है दिल्ली में और श्रीनगर में यहां पर अपनी खिचड़ी पक रही है। गोपाला स्वामी आयंगर जो कभी स्टेट के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे महाराजा के, और जो अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स थे, उनकी सहायता कर रहे थे, कश्मीर अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर थे वो, नेहरू की भी और पटेल की भी। उन्होंने 9 दिसंबर 1947 को एक पत्र लिखा महाराजा को, जिसमें उन्होंने इशारा किया कि बड़ा जरूरी है कि संवैधानिक तब्दीलियां जो है वह भी लाई जाएं।
अब यहाँ पूरी गेम जो है थोड़ा समझने की जरूरत है। संविधान उस समय कौन सा था? संविधान उस समय 1939 का संविधान था, जिसके तहत एक सभा तो बनाई गई थी, प्रजा सभा, लेकिन वह ऑलमोस्ट डिफंक्ट हो गई थी क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो, फिर महाराजा भी ये सोच रहे थे कि कुछ और इससे बेहतर विकल्प जो है वो बनाया जाए, बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो ना तो नया कॉन्स्टिट्यूशन था, ना कोई स्टेट असेंबली थी, सारे अधिकार जो है महाराजा के पास थे 1939 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। महाराजा, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, कि वो कोई भी अपना अधिकार जो है निरंकुश राजा की तरह इस्तेमाल नहीं करते थे। उन्होंने तौर तरीके बनाए थे, जुडिशरी का भी तौर तरीका था कि जो है कोर्ट फैसला करेंगे, जब अपील जाती है तो जो जुडिशियल बोर्ड है उसके पास फाइनल अपील जाएगी। लेकिन ये रिकॉर्ड की बात है कि महाराजा ने कभी भी जुडिशियल बोर्ड की किसी रिकमेंडेशन को जो है खारिज नहीं किया। उन्होंने कभी ओवर रूल नहीं किया, जुडिशियल रिकमेंडेशन को उन्होंने फॉलो किया। तो निरंकुश कागजी तौर पर वे थे, लेकिन प्रैक्टिकली वो निरंकुश नहीं थे। उन्होंने कोई तौर तरीके बनाए थे, उनको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। लेकिन अब जो है गोपाला स्वामी ने उनसे कहा कि भाई जरूरत ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो है थोड़ा सा तब्दीलियां लाई जाए, ये भूमिका बन रही है। और यहाँ मैं आपको जो है, जो लोग अगर विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं हिस्ट्री के और रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है कि इस सब्जेक्ट को जब भी आप पढ़ते हैं, पढ़ने से पहले जो है आप, एक पुस्तक है जम्मू एंड कश्मीर 1949-64, सिलेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड करण सिंह, ये किताब 2008 में छपी थी। और इस किताब के एंड में अपेंडिक्स में एक मेमोरेंडम है महाराजा हरि सिंह का। इतिहासकार जो है वह आंखें बंद करके अपने जो है वर्षन देते हैं कि 47 को ऐसा हुआ और ऐसा नहीं हुआ। महाराजा हरि सिंह क्या सोच रहे थे? उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुंह से 1952 में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के नाम एक मेमोरेंडम लिखा। उस मेमोरेंडम में उन्होंने अपनी पूरी व्यथा जो है उसको भी बयान किया है, अपनी सारी दिक्कतें जो है उनको भी बयान किया है, और उन पे जो आरोप लगाए गए कि उन्होंने जो है एक्सेशन में देरी कर दी, विलय में देरी कर दी, उसका भी उत्तर दिया हुआ है, उसके भी कारण दिए हुए हैं। तो कोई भी प्रश्न जो है उनके बारे में उसका उत्तर देने या जानने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि उस मेमोरेंडम को जरूर पढ़िएगा। वह मेमोरेंडम आपको सिर्फ 2 किताबों में मिलेगा। एक तो डॉक्टर करण सिंह की जो कॉरेस्पॉन्डेंस है 49-64, और दूसरा जो मेरी किताब है महाराजा हरि सिंह, उसके अंत में भी मैंने डॉक्टर करण सिंह जी से परमिशन लेके जो है उस अपेंडिक्स को पुनः छापा था। इन 2 जगह आपको मिलेगा, यू कैन रीड इट एंड यू कैन फॉर्म योर ओन कंक्लूजन्स। तो ये 9 दिसंबर को जो है कहानी शुरू होती है कि किस तरीके से ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो है वो लाए। 1 मार्च को गोपाला स्वामी अयंगर ने दोबारा एक जो है पत्र लिखा और महाराजा को, और पत्र के साथ एक ड्राफ्ट भेजा। ये ड्राफ्ट आपके विचार के लिए है और हमारी राय है, विचार के लिए ही नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके विचार के लिए, कि उन्होंने ये कहा कि बड़ा दिलचस्प है पत्र उनका, कि इस ड्राफ्ट को शेख अब्दुल्ला ने देख लिया है और मेरी नेहरू और सरदार पटेल दोनों से इस पे बातचीत, और हमारा ये सबका मानना है कि इसमें बिना
कोई शब्द तब्दील किए आप इस पर हस्ताक्षर कर दें और इस घोषणा को जो है जारी कर दें। अब यह घोषणा क्या थी? घोषणा यह थी, जो 5 मार्च को जो है महाराजा ने अल्टीमेटली साइन किया, 5 मार्च को वो इशू हुई कि महाराज अब जो है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो स्थापित करने जा रहे हैं, और यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वह जिस व्यक्ति यानी कि शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री के पद पर अपॉइंट करने वाले हैं, उनकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। साथ में उस जो है काउंसिल का तो भी उन्होंने लिखा, उनकी जिम्मेवारी भी लिखी कि आपकी मुख्य जिम्मेवारी ये है कि आप जो है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके गठन के लिए उचित कदम जो है वह आप उठाएं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसका पर्पस ये होगा कि एक नया संविधान जो है राज्य को दिया जा सके। अब ये पर्पस है उस घोषणा का कि उन्हें शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर इस शर्त पे बनाया जा रहा है कि वह एक अपना जो है कैबिनेट बनाएंगे, और वह कैबिनेट जो है वह तुरंत ऐसे कदम उठाएंगे कि एडल्ट सफरेज के माध्यम से पूरे राज्य में चुनाव हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और वह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है नया संविधान वह बनाए। ये बड़ा जरूरी था, इसलिए उन्होंने महाराजा ने साइन भी किए और शेख अब्दुल्ला जो है अब इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर ना होकर प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन महाराजा के दिमाग में दिक्कतें कुछ और भी थी। अगर शेख अब्दुल्ला और नेहरू के दिमाग में ये था कि किस तरीके से जो है वो सारी सत्ता जो है वह शेख अब्दुल्ला को सौंपी जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सौंपी जाए, महाराजा को अपने जो है पूरे प्रदेश पूरी रियासत की चिंता थी। और यह जो है उनके एक पत्र जो है जो सरदार पटेल को उन्होंने लिखा था 31 जनवरी 1948 को। 31 जनवरी 1948 को उन्होंने सरदार पटेल को पत्र लिखा और अपना पूरा जो है दुविधा, अपना दुख और अपने सामने जो एक डिलेमा था, एक जो है कठिनाई आ रही थी किसी निर्णय पे पहुंचने के लिए, उसकी पूरी जो है कहानी लिखी। उन्होंने लिखा कि 27 अक्टूबर को जो है वो इंडियन आर्मी पूरी तरह से जो है इस राज्य के डिफेंस के लिए जो है जिम्मेवार हो चुकी, जिम्मेवारी संभाल ली थी पूरी तरह से। उस समय कि 3/4 पुंछ और सिर्फ जो हमसे निकला था हमारे हाथ से वो था पुंछ और मुजफ्फराबाद। पुंछ का कुछ एरिया और मुजफ्फराबाद जिला जो है वह हमारे हाथ से निकला था। बारामूला तक जो है वो रेडर्स आ गए थे, लेकिन बारामूला और उड़ी दोनों जगह से जो है उनको खदेड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद जो है 2 महीने बीत गए हैं। इन 2 महीनों में कोई प्रगति नहीं हुई है। भारतीय फौज जो है वो पाकिस्तानी रेडर्स को बारामूला और उड़ी यहां से खदेड़ने के बाद आगे मुजफ्फराबाद पर कब्जा करने के लिए आगे नहीं बढ़ी है। क्यों नहीं बढ़ी, यह एक अलग विषय है जो मिलिट्री हिस्ट्री पे जो एक रिसर्च स्कॉलर लगे हुए हैं वो इसको देखेंगे। उनसे भी आप इस पत्र को हासिल कीजिए। नहीं अगर मिलता आपको तो यह पत्र जो है आप मुझसे किसी तरीके से संपर्क स्थापित करके मुझसे उसकी कॉपी जो है वो ले सकते हैं।
इस तरह उन्होंने अपना पूरा ब्यौरा जो है वो दिया कि कौन कौन सा एरिया हमारे पास था और किस तरीके से जो है वो एरिया छूटता चला जा रहा है। उनके हिसाब से शुरू में जो हमने गेन किया था, उसके बाद हम लगातार जो है स्टेट का हिस्सा जो है वह गंवाते चले गए हैं। पुंछ की सबसे बुरी हालत थी। वहां पर स्टेट फोर्सेस की 3 बटालियन थी, 1 बटालियन इंडियन आर्मी की भी थी, लेकिन स्टेट फोर्सेस को लगातार पहले दिन से ही जो है एक एक इंच करके पीछे हटते हुए जो है पुंछ शहर की तरफ लौटना पड़ा। नतीजा ये था कि पुंछ शहर ही हमारे कब्जे में था और पुंछ शहर में लगभग 40,000 लोग जो है रिफ्यूजी, वहां की लोकल पॉपुलेशन सारे जो है मिला के होते हैं, यानी कि उनको राशन पहुंचाना वो भी एक अलग समस्या जो है वो बन चुकी थी। ये जगह जो है उनसे छूटी, उनको इसका बड़ा दुख है। सबसे अधिक दुख जो है जो उनको था वो ये था कि ऐसी जगह छूटी तो कभी छूटनी नहीं चाहिए थी, जैसे देवा बटाला। देवा बटाला, अगर डॉक्टर करण सिंह की ऑटोबायोग्राफी को आप पढ़ें तो उसमें आप ये पाएंगे कि जिस दिन ये खबर आई कि देवा बटाला जो है वो हमारे हाथ से निकल गया, तो वो बहुत ही दुखी हुए उस दिन, क्योंकि देवा बटाला हमारे जम्मू प्रदेश के जो प्रसिद्ध वॉरियर्स हैं, चिब कौम, उनका वो इलाका है, वो बेघर हुए थे। इस बात का उनको बेहद अफसोस था। छंब के आसपास के एरिया भी गए थे, नौशहरा के आसपास के भी एरिया गए थे, जंगड़ के आसपास के भी एरिया गए थे। और स्थिति ये थी कि राज्य में लगातार जो है उसकी सीमा जो है वह घटती चली गई थी। इसके अलावा जिस पर जो है इतिहासकार कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि जो है बारामूला और उड़ी की लड़ाई जो है और भारतीय सेना जो है वो पुंछ की लड़ाई को छोड़ के किसी और समस्या पर फोकस नहीं करती। वो समस्या ये थी कि सियालकोट कठुआ बॉर्डर जो था, यानी कि जम्मू लेकर लखनपुर तक का जो एरिया था वह भी खतरे में था। ये बॉर्डर के जितने गांव हैं, और यानी मैं गवाह तो नहीं हूं, उस साल मैं अपनी मां के अभी गोद में था, और लेकिन मुझे ये बताया जाता है कि मेरा जन्म उस साल हुआ था कि जब ये जो है हल्ला हुआ था, और 2 रातें हमने जो है एक खड्ड में गुजारी थी। लेकिन मेरा ननिहाल जो है बिल्कुल जीरो बॉर्डर पर है, अरनिया के पास। मुझे मालूम है कि वहां से जो लोग विस्थापित हुए वो लेट 40s में ही वापस लौटे, और वापस भी क्या लौटे कि वो सिर्फ अरनिया तक ही पहुंचे, रहते अरनिया के किसी कोठरी में थे, और सुबह उठ के जो है वो अपनी जमीनों पर हल चलाने जाते थे और शाम होने से पहले लौट आते थे। ये लेट 50s तक की बात है। 61 में भी जो है कच्चा मकान नहीं वहां बना हुआ था, सिर्फ एक छत डाल देते थे कि जिसके नीचे डंगर जो है उनको बांध देते थे, रहते वो जो है अरनिया में थे। उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने जो है रिफ्यूजी बन के घूम के देख लिया था कि क्या हालात उनके बाहर बनेंगे, तो बेबस होकर वापस वो अपनी जगह पे लौटे थे कि जैसे भी है अपनी जगह है, अपने हाथ से काम करेंगे और कुछ कमा के खाएंगे। इस एरिया पे जो है वो लगातार जो है वो हमले हो रहे थे। उस पत्र में महाराजा ने लिखा, ये वाक्य जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। ऑन द कठुआ सियालकोट बॉर्डर अटैक्स हैव इंटेंसिफाइड, every day there is one raid or another, a number of villages have been burned, people have been looted, women abducted, and there is also.
80,000 रिफ्यूजी इन जम्मू अलोन। बहुत से लोग जो हालात जो है वेस्ट पंजाब की तरफ जो है कूच कर गए थे। तो यह खौफ था, यह डर था। जम्मू की सीमा, सांबा की सीमा, कठुआ की सीमा, ये सारे जो है इतने खतरे में थी। और हमें मालूम है, जो लोग वहां के रहने वाले हैं वो जानते हैं कि इस रीजन में आज भी कितने रिफ्यूजी कैंप हैं। पूरी तरह से जब कहा जाए कि उनको जो है विस्थापितों को बसाया जा चुका है, वो अपने दम पे बस गए वो अलग बात है, लेकिन बसाया नहीं गया उनको। तो ये हालात थे वहां की। अब वो जो है मेन मुद्दे पर आते हैं अपने पत्र के, कि कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि ये आर्मी का दोष है, आर्मी नहीं लड़ रही। कुछ कहते हैं कि नहीं, आर्मी का कोई दोष नहीं है, ये तो पॉलिसी बनाने वाले जो है ये उनका दोष है। लेकिन सच बात यह है कि यह दोष आर्मी कमांडरों का भी है। क्यों? क्योंकि यह काम उनके लिए अभी नया नया है। उन्होंने लिखा, people who would have had to wait for 10 to 15 years have become generals and have been put in charge of operations. Opinions differ, but the fact is that the name of the army is in the mud. जिस तरीके से कुछ नहीं हो रहा, जिस तरीके से बेखौफ पाकिस्तानी रेडर्स जो है वे आके हम पर हमला करके, लूट मार करके, औरतों को अगवा करके चले जाते हैं, वो कोई जो है भारतीय सेना की रेपुटेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। इंडियन आर्मी को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा कि दिक्कत ये है कि इस रीजन में जो आर्मी तैनात भी है, वो अपनी जगह छोड़ के जहां तैनात है वहां से निकल के जहां पर आक्रमण हो रहा है वहां जाके जो है लड़ने के लिए तैयार नहीं। होम गार्ड हैं, और अगर आप जनरल पालत की किताब पढ़ें, द हिस्ट्री ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, जे.एंड.के आर्म्ड फोर्सेस, उसमें आप पाएंगे कि जेके कैवलरी जो है वो भी थी। लेकिन कितने थे? जेके कैवलरी जो है बेसिकली इट वाज ए सेरेमोनियल काइंड ऑफ ए गार्ड। तो वो क्या कर सकते थे, कितना कर सकते थे, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। होम गार्ड जो है, अब फिर कुछ होम गार्ड को कोई बंदूक दे दी जाती है। हालांकि AK-47 के जमाने में अगर 303 दी जाए तो उसका क्या मायने है, ये भी आप लोग समझते हैं। उस जमाने में शायद लाठी होता था, लाठी से ही गुजारा करते थे। वो कैसे उन रेडर्स को रोकेंगे? संभव ही नहीं था वो। तो ये चीज जो है ये लगातार चल रही थी। महाराजा की दिक्कत क्या थी कि लोग जो है लगातार उनको जो है टेलीग्रामें भी भेजते हैं, मिलने भी आते हैं, और जो है उनसे अपील करते हैं कि यह जो है कुछ ना कुछ निजात जो है उनको दिलवाई जाए। लेकिन महाराजा की दिक्कत ये है कि आई हैव नो वॉइस और पावर ईदर ऑन द सिविल और द मिलिट्री साइड। सिविल साइड शेख अब्दुल्ला के पास है, मिलिट्री साइड इंडियन आर्मी के पास है। तो वो कोई भी कदम नहीं उठा सकते, कोई भी डायरेक्शन जो है किसी को नहीं दे सकते। लेकिन यह देखना है कि हमारे यहाँ की औरतें जो है उनको अगवा किया जा रहा है, मारा जा रहा है, लोगों को उनके घर जलाए जा रहे हैं, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। यह बड़ी तकलीफदेह स्थिति है हमारे लिए। उन्होंने सरदार पटेल से कहा कि भाई मेरी पोजीशन जो है ये बहुत खराब होती जा रही है लगातार, और ये ज्यादा देर तक जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चारों तरफ से जो है जम्मू शहर में ही आ रहे हैं। अब दिक्कत और भी जो है कंपाउंड हो जाती है। वो कैसे? वो कहते हैं कि अब जो है मिलिट्री सिचुएशन जो है उसकी समस्या ये हो गई है कि
कि ये मैटर जो है ये यूएनओ के पास भेज दिया गया है। अब यूएनओ के पास जब इस मैटर को भेज दिया गया तो उस जो है यहाँ के हिंदू और सिख वो भी असमंजस में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसके लिए भी दिक्कत पैदा हो रही है। अब महाराजा वॉज, उनके दिल में कोई एनिमिटी किसी के लिए भी नहीं थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी नहीं थी। वह समझते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है अब दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि यूएनओ को मैटर जाने से ये है कि पॉसिबल है सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो दे दे कश्मीर पाकिस्तान को। इस संभावना को देखते हुए यहाँ के हिंदू और सिख जो है वो पहले ही अपना बोरी बिस्तर बांध के जो है ईस्ट पंजाब की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में महाराजा ने लिखा, द नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर्स ऑल्सो फील दैट दे मे इवेंचुअली बी लेट डाउन by accepting the decision of the Security Council, and that would be disastrous for them. अब किस मुंह से शेख अब्दुल्ला वापस लोगों के पास जाएंगे अगर जो है पाकिस्तान के पास चला जाता है? शेख अब्दुल्ला के पास कोई विकल्प ही नहीं है सिवाय इसके कि वह इंडिया के साथ रहें। और इंडिया के हाथ ये है कि इंडिया ने जो है वो पूरा का पूरा विषय जो है वो उसके सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले कर दिया है, और सिक्योरिटी काउंसिल हो सकता है कि अपनी राय में जो है वो समझे कि पाकिस्तान को देना जो है वो ज्यादा न्याय संगत है। अगर वो न्याय संगत है तो फिर यहाँ के हिंदू और सिखों का क्या बनेगा, यहाँ के बुद्धिस्ट पॉपुलेशन लद्दाख की जो है उसका क्या बनेगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और लोग जो है उनके समर्थक जो हैं वो किस प्रकार वैली में जो है उसके बाद जी सकेंगे। लेकिन उनकी समस्या के अलावा कहते हैं कि मेरी पोजीशन जो है वो और भी प्रिकेरियस हो चुकी है। उन्होंने बताया कि मैंने एक सेशन क्यों किया था, मैंने एक सेशन इसलिए किया था that the union will not let us down and the state would remain acceded to union and my position, that of my dynasty, would remain secure. इस कारण उन्होंने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन
Is it on now? Yes, so you're back. We can hear you and see you as well. I'm sorry. It was at my end. I usually keep a standby. Today I forgot to put it on. No problems. तो महाराजा की दिक्कत ये थी कि उन्होंने जिस वजह से एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे वह जो है पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि अगर अल्टीमेटली हमारे भाग्य में यही लिखा है कि हम जो है पाकिस्तान के साथ हमारा विलय होगा, तो जो है मेरा जो पर्पस था एक्सेशन का, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पे दस्तखत करना या ना करना, वो एक बराबर है। और इसमें दोष किसका है? ये दोष तो इंडियन यूनियन का है, इंडियन गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का दोष इसलिए है कि पहली बात तो ये है कि ये कोई जरूरत ही नहीं थी कि इसको जो है वहां आपने रेफर कर दिया। मान लिया आपने रेफरेंस किसी वजह से दे दी, अब दे ही दी है तो रेफरेंस जो है सिर्फ एक लिमिटेड मुद्दे की थी, और लिमिटेड मुद्दा यह था कि जो है पाकिस्तान एक अग्रेसर है और उस अग्रेसर स्टेट से जो है इस राज्य को जो है वो निजात दिलवाई जाए। लेकिन वहां सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हुआ? सिक्योरिटी काउंसिल में यह हुआ कि यह मुद्दा है फैल गया, बड़ा हो गया। मुद्दा यह बन गया कि जो है यह विलय यह जस्टिफाइड था या नहीं था, यह विलय होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इस पर कहीं पाकिस्तान का अधिकार ज्यादा तो नहीं है। अब ये रेफरेंस तो इंडिया ने कभी नहीं दिया था। तो पहली भूल भारत से जो हुई वो ये है कि वो रेफरेंस देना ही नहीं चाहिए था, किसी भी शर्त पे, किसी भी कंडीशन पे जो वहां पहुंचना ही नहीं चाहिए था सिक्योरिटी काउंसिल में। और अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल में चले भी गए हैं तो फिर उनको यह आजादी नहीं देनी चाहिए थी कि आप इस इशू को जो है थोड़ा ब्रॉड बनाते हुए एक बड़ा इशू जो है, सेक्शन का इशू जो है, उसको बीच में आप लपेट लो। तो वह भूल जो है वह हुई और उसकी कीमत जो है वो अब हम दे रहे हैं। अब इसका हल क्या है? हल महाराजा ने कहा कि एक हल तो ये है कि मैं एक्सेशन को विड्रॉ कर लूं। वैसे भी आपने एक्सेशन कौन सी जो है पूरी की पूरी मानी है? आपने भी जो है कंडीशनल एक्सेशन ही मानी है। इट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पीपल्स विल। लोग तय करेंगे कि क्या होना है इसका। तो जब वो कंडीशनल है और आप जो है उस जो मेरा विलय है उसको आप मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, तो मुझे ये बताइए कि मैं एक्सेशन के जो लेटर है उसको वापस क्यों न ले लूं? आई शुड विड्रॉ इट। उन्होंने ये भी कहा, इस पे गौर करने की बात है कि उन्होंने कहा कि इट इज पॉसिबल टू हैव बेटर टर्म्स फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ मैं विलय कर दूं, हो सकता है उनसे जो है
Can you hear me? Yes, sir, we can. So this dilemma, how do we end this dilemma? एक उन्होंने हल बताया कि मैं जो एक्सेशन जब विड्रॉ कर लेता हूं तो मुझे भारत की मदद की तो जरूरत है। भारत मेरी मदद इस तरीके से कर सकता है कि उसकी फौज यहीं रहे, लेकिन चूंकि भारत अलग है और स्टेट अलग है, इसलिए भारत की फौज यूं ही तो नहीं यहाँ रह सकती, इसलिए वह वॉलंटियर फोर्स बन के रहे। और उन्होंने कहा कि वह खुद जो है उसकी कमान संभालने के लिए तैयार हैं। वह कमान संभालेंगे तो प्रदेश में, रियासत में जो लोगों का हौसला जो है वह भी बुलंद होगा और लड़ाई जो है नए जोश के साथ जो है वह लड़ी जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई दिक्कत ये है कि आपके जनरल जो हैं वो एक तो अनुभवी नहीं है, दूसरा वो इस जगह को नहीं जानते, यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ की सारी चीजें समझने में उनको बहुत समय लगेगा और उतना समय जो है पाकिस्तान हमें देने वाला नहीं है। इसलिए जो है मैं इसकी कमान संभालूं, इंडिया की आर्मी जो है वो एक वॉलंटियर फोर्स बन के हमारी मदद करे तो हम ये लड़ाई जो है हम लड़ सकते हैं। और दूसरा कहते हैं कि इससे ये भी होगा कि ये जो अभी स्थिति बनी है कि मुझे जो है प्रशासनिक सत्ता वो शेख अब्दुल्ला को सौंपनी पड़ी है, वह समस्या भी खत्म हो जाती है, मैं वह भी अधिकार उनसे वापस ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि वो बोलते हैं कि वो शेख अब्दुल्ला को पूरी सत्ता देने को तैयार नहीं है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड that the leaders of the national conference are for the time being very fit administrators or command the confidence of the Hindus and Sikhs and even a large section of the Muslims. इसलिए ये प्रेजेंट सिस्टम जो है ये नहीं चलेगा। मैं जो है इनको कुछ सत्ता देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पास जो है ना मेरा एक अपनी मर्जी का नियुक्त किया हुआ दीवान होना चाहिए जिसके थ्रू मैं कुछ जो है खास विषय जो है उनको मैं डील कर सकूं, जैसे आर्म फोर्सेस है। दूसरा विकल्प जो है उन्होंने ये दिया कि मैं स्टेट ही छोड़ के चला जाता हूं। मैं एब्डिकेशन तो नहीं करूंगा, लेकिन इस समय के लिए जो है मैं यहां से निकल जाऊं तो बेहतर है, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है अभी लोग मेरे पास भी आते हैं, अपना दुख जो है मेरे सामने भी रोते हैं, तब यह जिम्मेवारी जो है या तो इंडियन यूनियन की होगी की रक्षा, स्थानियों से रियासत के निवासियों को बचाना, यह जिम्मेवारी यूनियन ऑफ इंडिया की होगी, और अच्छा प्रशासन देना यह जिम्मेवारी जो है शेख अब्दुल्ला की होगी। क्योंकि ऐसे जो है ये कहते कि ये मैं इस स्थिति को ज्यादा देर तक बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। एक और ऑल्टरनेटिव उन्होंने बताया कि भारतीय सरकार जो है वह अपनी जिम्मेवारी को गंभीरता के साथ निभाए, खास करके मिलिट्री के मामले में। अभी तक जो लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं वो हाफ हार्टेड लड़ाइयां लड़ी हैं, पूरे जोशो खरोश के साथ जो है वह लड़ाई नहीं लड़ी गई है। और ऐसा नहीं अगर होता तो बड़ी जल्दी जो है वो ये स्टेट तो खतरे में पड़ेगी, स्टेट के साथ साथ जो है लद्दाख भी खतरे में पड़ जाएगा। अब जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, जो इस पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो जानते हैं कि पाकिस्तानी रेडर्स जो है, फौज उनकी जो है वो लेह के पास नीमू नाम की जगह तक जो है वे आए हुए थे, नीमू पर उनका कब्जा था, तो लद्दाख पर उनकी नजर तो थी, लद्दाख को उन्होंने लेना था, यह तो तय था। इसलिए यदि ऐसा इनमें से कोई भी निर्णय भारत नहीं करता तो मुझे जो है
कोई ना कोई जो है निर्णय करना ही पड़ेगा। मैं या तो जो है एक्सेशन वापस लूंगा, या मैं स्टेट छोड़ के चला जाऊंगा, और या फिर जो है आप जो है ये लड़ाई जो है बड़ी गंभीरता के साथ लड़े। Now this document, if you are unable to find it, you can have it from me. You can contact me any way you like. Lalit can give you, or some people in Jammu also can pass you on my telephone number, mobile number, as well as my email ID. But this is very significant. This must be read. This must be debated. By 5th March, as we have discussed, that Sheikh Abdullah was appointed the Prime Minister. He was appointed the Prime Minister with the objective of constituting the Constituent Assembly, convening it, and formulating a new constitution for the state. On 24th of March, Sheikh Abdullah again wrote a letter, this time accepting the appointment. This letter, a part of it you can find on page 319 of the correspondence between Jawaharlal Nehru and Karan Singh, Jammu and Kashmir, 1949-64. In that letter, he writes, I appreciate the spirit in which you made the offer of the PM to me, and on my part, I assure Your Highness that I shall fully reciprocate it. So a cabinet was appointed on the advice of the PM. A Diwan was also appointed. He was to be the member of the cabinet. While appointing this, the Maharaja also proclaimed, my council of ministers will take appropriate steps as soon as restoration of normal conditions have been completed to convene National Assembly upon adult suffrage. The Constituent Assembly to be framed by National Assembly shall provide adequate safeguards to minorities. Now, you know very well that in J&K state, who is the minority? इसके लिए कोई जो है बड़ी खोजबीन करने की जरूरत नहीं है। भारत में जब आप माइनॉरिटी की बात करें तो आप मुस्लिम की, सिख की, ईसाइयों की, पारसियों की बात कर सकते हैं। जब आप जम्मू और कश्मीर स्टेट में माइनॉरिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब जो है या तो हिंदुओं से होता है, सिखों से होता है, कश्मीरी पंडितों से होता है, और लद्दाख के बुद्धिस्टों से होता है। तो इनका सेफगार्ड होना चाहिए, ये भी प्रोक्लेमेशन ने, महाराजा ने उनके लिए जो है जरूरी बनाया था। इस बीच दिल्ली में भी जो है बड़ा तेजी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो है काम चल रहा था। देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और बड़ी लंबी चौड़ी गहरी डिबेट हर विषय पर हो रही थी। युवराज जो है वो उन दिनों जो है न्यूयॉर्क में थे। उनका जो है टांग का ऑपरेशन था और तकरीबन 1 साल, उससे शायद 1 महीना ज्यादा ही जो है वो वहां रहे हैं अपने इलाज के लिए। ये सारी घटनाएं, ये सारी तब्दीलियां उनकी एब्सेंस में हुई हैं। और चिट्ठी जो है महाराजा निरंतर युवराज को लिखते थे, अपने राज्य के हालात जो है उनके बारे में उनको बताते भी रहते थे। एक लेटर जो है वह बड़ा दिलचस्प है और बड़ा महत्वपूर्ण है, जो आपको बताता है कि महाराजा की सोच कैसी थी और कैसे जो है दुर्भावना से बहुत सारे जो है आरोप उन पर
इतिहासकार लगाते हैं। उस लेटर में उन्होंने लिखा, उन्होंने बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है यहाँ पर देश में। उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि आई हैव नो आइडिया हाउ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन is going to affect us beyond the fact that before very long rulers will disappear even in name. कि इतना मैं समझता हूं कि जो भी तब्दीली आ रही है, जैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, अब उसमें जो है राजाओं का भविष्य जो है वो बहुत देर तक दिखाई नहीं देता। बड़ी जल्दी जो है सिर्फ नाम के राजे रह जाएंगे, राज साहब सबके सब राज जो है वह खत्म हो जाएंगे और देश में विलय हो जाएगा। ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि द महाराजा वाज वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट द चेंजेस व्हिच आर गोइंग टू टेक प्लेस विल अफेक्ट हिम आल्सो। ही कैन नॉट एक्सक्लूड हिमसेल्फ फ्रॉम दीज चेंजेस। सच ए मैन टू accuse him of autocracy is not very fair in my opinion. इन्हीं दिनों एक और पत्र है उनका बड़ा दिलचस्प, जो उनके जो संबंध जो है युवराज के साथ कैसे हैं, कैसे वे सोचते थे, वो नजर आता है। अब आपने खुद भी जो है डॉक्टर करण सिंह का इंटरव्यू जो है देखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह कितने सख्ती के साथ जो है उनका बचपन जो है वह गुजरा है। माँ के साथ जो है हफ्ते में 2 बार मिल सकते थे, पिता की उपस्थिति में हफ्ते में 1 बार उनको लाया जाता था, और पूरा पर्पस ये था कि वो पैलेस के माहौल से थोड़ा सा हट के रहें, ताकि जो है वो एक स्थिर किस्म के, स्टेबल किस्म के इंसान जो है वो डेवलप हो सके। डॉक्टर करण सिंह को उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने से लगता है कि उनको एक ये भी शिकायत रही है कि जैसा जो एक्सप्रेशन ऑफ अफेक्शन एंड लव बेटा अपने पिता से रखता है, वैसा महाराजा हरि सिंह उनको नहीं देते थे। वो थोड़ा रिजर्व्ड नेचर के थे। प्यार जो है उसको जताने वाला जो है कैरेक्टर जो है वो उनका नहीं था। पूरी जिंदगी में शायद उन्होंने सिर्फ 2 बार जो है डॉक्टर करण सिंह की तारीफ की है। एक बार तो इन्हीं दिनों जब वो न्यूयॉर्क में अपने इलाज के लिए थे, और सभी को मालूम है कि वे बड़ी दिक्कत में रहे हैं, बड़े दर्द में रहे हैं। लगातार इतना लंबा साल, 1 साल तक जो है प्लास्टर में रहना, अस्पताल में पड़े रहना, कमरे में बंद रहना कोई आसान काम नहीं था। उनको पत्र में वो लिखते हैं कि यू हैव पेशेंटली गॉन थ्रू अ वेरी ग्रेट डील ऑफ ट्रबल ब्रेवली। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। दिस वाज आई थिंक अ ह्यूज मैटर ऑफ प्राइड फॉर डॉक्टर करण सिंह। दूसरी बार जो उन्होंने उनकी तारीफ की है वो है जब उन्होंने शेख अब्दुल्ला को डिसमिस करके अरेस्ट किया है। तब जो है वो बड़ी खुशी के साथ उन्हें मिले और उनकी तारीफ की थी। तो उनको आज भी शायद ये उनको जो है पूरी पिता के जो बड़ा आजकल होते हैं जमाने में निकट संबंध पुत्रों के साथ, वैसा उनके साथ नहीं था। और शायद इसीलिए वो बोलते हैं कि उन्होंने अपने बेटों के साथ ज्यादा बेहतर संबंध बनाने का पूरा प्रयास किया है। बहरहाल उसी साल 48 में ही सितंबर महीने तक महाराजा के पत्र से ये भी पता चलता है कि शायद उनके जो है पत्र जो हैं वो सेंसर हो रहे हैं, वो पढ़े जा रहे हैं। तो उन्होंने इशारों में ही अब वो सारी बातें जो है, खबरें जो है युवराज को देते थे, और युवराज से भी उन्होंने कहा था कि आप भी थोड़ा जो है संयम रख के पत्रों में जो भी लिखना हो वो लिखें। अब 48 के अंत आने तक जो है एक चीज बड़ी क्लियर हो गई थी
कि जम्मू कश्मीर का जो राज्य है उसके गठन में जो फॉल्ट लाइन है वो बड़ी गहरी है। ये फॉल्ट लाइन शुरू से थी। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जम्मू और कश्मीर दो ऐसे राज्य हैं जो एक जब इनको बना दिया जाता तो वो जरासंध है। जरासंध के भी आपको मालूम है कि दो टुकड़े थे, और जरा नाम की राक्षसी जो है उसने वो दोनों टुकड़े खेलते खेलते जुड़ गए थे, तो उससे वो जरासंध जो है पूरा मुकम्मल जो है इंसान बना था। बहुत ताकतवर, बड़ा स्ट्रांग एक राज्य, एक राजा। यह स्टेट भी जम्मू और कश्मीर मिला के बड़ी बड़ी रियासत, बहुत पावरफुल और समृद्ध रियासत जो है वह बनी थी। लेकिन दोनों में जो है दोनों नेचुरल हिस्सा एक दूसरे के कभी भी नहीं थे। इसलिए जब भी कोई ऐसी स्थिति बनती है कि उनपे जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो प्रेशर पड़े, तो उसके टूटने का खतरा रहता है। ठीक वैसे ही जैसे जरासंध को मारने का तरीका कृष्ण ने भीम को बताया कि एक ही तरीका है कि इसके दो टुकड़े करो और अलग अलग दिशाओं में फेंक दो ताकि ये दोबारा जुड़ ना सकें। यह राज्य जो है हमारा, यह भी लगभग ऐसा ही है। यह फॉल्ट लाइन है। कश्मीरी अपने आप को जो है जम्मू से अलग मानते रहे हैं, मानते हैं, और इसी तरह डोगरा जो है उनकी भी अपनी आकांक्षाएं अलग हैं, उनकी सोच अलग है, और इकट्ठे रहना दोनों के लिए जो है कोई बड़ा आसान काम नहीं है। कम से कम बराबरी की सतह पर ये दोनों के दोनों कभी भी एक दूसरे के नहीं है। दिक्कत ये थी कि जम्मू में 70-80 हजार रिफ्यूजी थे। दिक्कत ये थी कि 70-80 हजार लोगों को जो है खाना खिलाना पड़ता था, और दिक्कत ये थी कि वो खाने खिलाने की जिम्मेवारी जो है राज्य सरकार जो है, जो शेख अब्दुल्ला जिसको हेड कर रहे थे, वो लेने के लिए तैयार नहीं थी। रिफ्यूजी का सारा खर्चा जो है महाराजा धर्मार्थ ट्रस्ट से कर रहे थे। धर्मार्थ ट्रस्ट जिसका पर्पस ही जो है लोक कल्याण है, मंदिरों का कल्याण है। ऐसी स्थिति में, इमरजेंसी स्थिति में, अगर धर्मार्थ का पैसा लोगों के कल्याण के लिए, उनके भोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें कोई दोष होना चाहिए, मैं नहीं समझता। लेकिन शेख अब्दुल्ला को लगा कि ये गलत हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्मार्थ का पैसा जो है राजनीति के लिए जो है वो प्रयोग किया जा रहा है। इस पे बड़ी लंबी चौड़ी जो है बहस चली। शेख अब्दुल्ला ने पूरी कोशिश की कि धर्मार्थ जो है ट्रस्ट उसको वो अपने कब्जे में ले लें, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुई। अब 70-80 हजार रिफ्यूजी हैं यहाँ पर। और ललित, हाउ मच टाइम डू वी हैव? डू वी हैव सम टाइम? So there are 70,000-80,000 refugees in Jammu, and have to be fed. ये वो लोग हैं जो लुटा के उधर से इधर आए हैं, और यहाँ वो ये देख रहे हैं कि यहाँ सब कुछ जो है वो ठीक ठाक है, तो जाहिर है रिजेंटमेंट तो होनी थी। अभी यहाँ पर कुछ लोगों ने एक प्रश्न उठाया है। आज मेरे ख्याल के समय नहीं है, इसलिए मैं उसको डील नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं उसे डील करूंगा कि जो है मुसलमानों का मैसेकर यहाँ हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो कितना हुआ, और उसके लिए जो है जिम्मेवार कौन है। लेकिन आज मैं इस विषय पर नहीं आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, क्योंकि आज जो है समय भी कम है और ये विषय अपने आप में थोड़ा लंबा है, उसे अलग से उसे करेंगे। लेकिन ये मैसेकर का मामला जो है यह गंभीर था, क्योंकि यह आरोप बार बार जो है शेख अब्दुल्ला लगा रहे थे। शेख अब्दुल्ला ने
जो है सिक्योरिटी काउंसिल में स्पीच दी थी। उस स्पीच में उन्होंने जो है ये भी कहा था कि महाराजा भाग के आ गए वहां से, और फिर हमें लोगों को, कश्मीर के लोगों को वहां प्रशासन भी संभालना पड़ा और सारी जिम्मेवारी उठानी पड़ी। अब ये भी महाराजा के लिए बड़ी तकलीफदेह बात थी। तो ये दो विषय थे, एक तो महाराजा के पलायन के बारे में जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, और दूसरा ये मुसलमानों का जो है कत्लेआम वहां पर जो है उसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। दोनों के लिए महाराजा को उत्तरदायी ठहराया जा रहा था, और दोनों का जो है विस्तार में थोड़ा उत्तर देना जो है वह भी जरूरी है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज यह शायद संभव ना हो पाए, तो फिलहाल अभी जो समस्या जो है, महाराजा की जो दिक्कतें थी अभी तक की, उन पे ही हम आज विराम लगाते हैं। और किसी को कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी करनी हो तो वह जो है बड़ी खुशी के साथ सहर्ष उसका जो है जवाब भी दूंगा, और अगर मैं सहायक हो सकता हूं किसी मदद में तो वो भी करूंगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. I think डॉक्टर नीना गुप्ता जी कुछ कहना हाँ चाहते जी, हैं। हाँ नमस्ते सर। मैं नीना हूँ, मैं नीना गुप्ता हूँ जम्मू से। आज मुझे सर गोवर्धन सर ने लिंक भेजा तो लकीली आई कुड जॉइन। मैं बहुत दिनों से उनसे ये बात करती थी कि हमारी हिस्ट्री में जो गैप्स है वो हमको पता नहीं है, और हम जब इंग्लिश बुक्स पढ़ते हैं, जर्नलिस्ट को पढ़ते हैं, तो कई क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो रिसेंटली 2-3 किताबें मैंने पढ़ी थी ऑन कश्मीर, तो उसमें तो खुलेआम लिखा था कि जो महाराजा के समय मुसलमानों को तो कढ़ाई में भी तला गया। फिर एक बार मतलब ये तो बुक्स हैं, आई मीन आई राइट नाउ आई कांट कोट, मैं निकाल के रखूंगी। और 1-2 बार में ये लिखा था कि वो जो आप कह रहे हैं कि महाराजा वहां से भाग गए। और तीसरा जो गोवर्धन सर से मेरी डिस्कशन भी हुई थी कि जब भी मुजफ्फराबाद के राइट्स की बात होती है, वो जो इनकर्शन की बात होती है, तो कभी ये नहीं बताते कि इंडियन आर्मी ने डिफेंस में क्या किया। क्योंकि मैंने बहुत सारे पिछले कुछ साल 2-1 साल में 3-4 किताबें आई हैं कश्मीर पे नई, द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट प्रॉब्लम। पर सब में ये तीनों चीजों के ऊपर एक मतलब गैप है, एंड दिस इज इन फेवर ऑफ कश्मीर। कश्मीर के ऊपर ये प्रॉब्लम्स थी, इसलिए कश्मीर अपने आप को हमेशा एलियनेटेड ही फील करता रहा। तो सर आपने बहुत से, सॉरी मैंने कुछ मिस भी किया है शायद। आई वुड लाइक टू नो सम सोर्सेज, या आप इसके बारे में क्या कहेंगे, हम इसको कैसे रिबट करें? मैं आपको शुरू से बताता हूँ इस बात को। हाँ जी। कि 47 में अक्टूबर महीने में क्या हुआ, उसके चश्मदीद गवाह कौन कौन है। श्रीनगर में क्या घट रहा था, उसके चश्मदीद गवाह कौन कौन है। उसके चश्मदीद गवाह जो है वो महाराजा खुद हैं, शेख अब्दुल्ला नहीं है। जो 25 से लेकर 27 अक्टूबर तक घटा, उसके चश्मदीद गवाह शेख अब्दुल्ला कतई नहीं है। इसका मैं आपको जो है वो सॉलिड प्रूफ देता हूं। शेख अब्दुल्ला जो है 25 अक्टूबर को दिल्ली जा चुके थे, और वो 27 को ही वापस लौटे हैं श्रीनगर में। इन दिनों क्या घटा क्या नहीं घटा उसके जानकार नहीं। उसके जानकार है महाराजा हरि सिंह, उसके जानकार हैं युवराज करण सिंह। युवराज करण सिंह उसमें यकीनन यंग थे उस समय, 16 वर्ष के थे, 17वें वर्ष में थे। लेकिन 16-17 वर्ष का जो आई थिंक अर्बन सर का कनेक्शन आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। लेट्स जस्ट सी अगर वो रिज्यूम करते हैं। There we are.
मेरी आवाज सर अनम्यूट कर लीजिए आप। कैन यू हियर मी? जी जी, अब आ रही है। तो शेख अब्दुल्ला वहां नहीं थे, महाराज हरि सिंह थे, युवराज करण सिंह थे। उन्होंने लिखा हुआ है, युवराज करण सिंह ने 60s में अपना जो है पहली किताब जो है हेयर एपरेंट वो लिखी थी, उसमें उन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है उस समय क्या हालात चल रहे थे और किन परिस्थितियों में वो वहां से आए। वो भागे नहीं, ना ही वो भागे नहीं। आ रही आवाज मेरी अब? जी जी, ये इट्स क्रैकलिंग आ रही है। वो वहां से भागे कभी नहीं थे। युवराज करण सिंह ने डिटेल में लिखा है कि किस तरीके से उन परिवारों को वो साथ लेके आए जिनके हस्बैंड जो है वो सरकार की नौकरी में थे और दरबार मूव हो चुकी थी, वो जा चुके थे, परिवार उनके अभी श्रीनगर में थे। उन परिवारों को वो लेके आए हैं, अपने लॉरियां आई हैं, वो अकेले नहीं आए, लॉरियां चली हैं। उन लॉरियों में वो परिवार जो है जिनके पति जो है वो जम्मू जा चुके थे, उन परिवारों को वो अपने साथ लेके आए हैं। और कोई कटलरी, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वो अपनी कटलरी लेके आए, ये लेके आए, वो लेके आए, हर एक चीज उनके तोश खाने में थी। महाराजा हरि सिंह वॉज ऑलवेज वेरी पर्टिकुलर कि उनका अपना निजी खर्चा, उनकी अपनी निजी इनकम और स्टेट का खर्चा और स्टेट की इनकम दोनों का अलग अलग अकाउंट होना चाहिए। दूसरी बात, महाराजा हरि सिंह ने खुद जो है मेमोरेंडम में ये लिखा है, पूरा बयान किया है कि दिक्कतें क्या थी और किस परिस्थिति में वो वहां से आए थे और मेनन ने कैसे को जो है मजबूर किया था कि आप यहां से जाइए क्योंकि हालात ऐसे हैं कि आपकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। जम्मू में विचार विमर्श के लिए आपके दस्तखतों की जरूरत पड़ सकती है, तो आप जम्मू में रहें ताकि आप इजीली अवेलेबल हो सके। तो अगर हिस्टोरियंस इसको इग्नोर करते हैं तो ये उसका दोष जो है वो हमारा भी है कि हम उनको जो है ये बातें क्यों कहने देते हैं। हमारे जम्मू में कितने लोगों ने ये किताबें लिखी हैं जिसपे ये डिटेल में ये बताया गया हो। जब महाराजा हरि सिंह का मेमोरेंडम साल 2008 से अवेलेबल है तो उसको क्यों नहीं कोट किया जाता? क्यों उस मेमोरेंडम को सिर्फ मैं ही कोट करता हूं? और लोगों ने भी किताबें लिखी 2008 के बाद, जैसा कि आपने नीना ने लिखा पिछले कुछ वर्षों में कई किताबें आई, उनमें किसी में भी महाराजा हरि सिंह का वर्षन नहीं है। उनमें किसी में भी डॉक्टर करण सिंह का वर्षन जो है। अब क्यों और क्वेश्चन मार्क है कि प्रश्न उससे पूछा जाना चाहिए कि आपने ये सोर्स जो है ये कैसे इग्नोर किए, और जो थर्ड हैंड सोर्सेस जो थे जिनके किसी ने किसी को बताया और उसने आपको बताया, उसका है। अब जैसे जो है मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ जो है भारतीय सेना और सैनिकों के बारे में कुछ भी कहना जो है वो वर्जित है। जनरल मानेक शाह हमारे आइकॉन है। जनरल मानेक शाह 47 में एक कर्नल थे और कर्नल के रूप में जो है मेनन के साथ जो है वो श्रीनगर आए थे। अब उनका काम ये पॉलिटिक्स तो था नहीं, उनका काम तो कुछ और था, वहां पर असेस करना। और अगर वो आके जो है वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन और सारी चीज जो है 2 घंटे चीज को देख के जो है वो अपनी राय बना लें, तो उसमें मैं कोई कमेंट्री नहीं दे सकता। क्या आप इतना जो तरीके से कोई भी कमेंट किसी के बारे में देते हो, हालांकि जो है पूरा आपको बैकग्राउंड का नहीं पता। उस समय के इंडिया के गिने चुने लोगों को ही मालूम था कि रियासत क्या है और रियासत में क्या हो रहा है। तो ये जो है ये भ्रांतियां हैं। ये भ्रांतियां इसलिए भी हैं कि बहुत सी किताबें जो है स्पॉन्सर होती हैं, और जो स्पॉन्सर होती हैं, स्पॉन्सर करने वालों का अपना एजेंडा होता है। जम्मू की दिक्कत ये है कि हम जो है वो दबे हुए लोग हैं।
हम मानसिक रूप से भी दब चुके हैं। हम खुद लिखने के लिए तैयार हैं, ना हम किसी को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं। मुझे ये बताइए कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने या जम्मू के किसी भी व्यक्ति ने जो है कितने लोगों को स्पॉन्सर किया है कि भाई आप इस विषय पे स्टडी करिए। दुनिया भर में हर समाज में जो है सोसाइटीज होते हैं, ग्रुप्स होते हैं जो फिनांस करते हैं कि भैया आप ये काम करिए। ये भ्रांतियां हैं हमारे दिमाग में भी हैं, आप थोड़ा जिसपे सर पढ़िए और थोड़ा रोशनी डालिए। हाँ सर मैं इसमें एक लिखना चाहती हूँ, रिबटल में लिखना चाह रही थी, तो मैं सर से भी बात कर रही थी इसके लिए। मतलब आई हैव द बुक्स जिसमें ये लिखा गया है करेंटली। तो आपने एक किताब बताई एयर एपरेंट, वो मैंने नोट कर ली है। अगर जो आप अगर आपने कुछ नीना जी, एयर एपरेंट आपको अब नहीं मिलेगी, उसकी अच्छा, जगह मिलेगी क्या सर? उसमें वही है, एयर एपरेंट भी जो है उसका फर्स्ट पार्ट है। हाँ अच्छा, ऑटोबायोग्राफी डॉक्टर करण सिंह की। हाँ जी। वो और दूसरा ये करण सिंह का जो कॉरेस्पॉन्डेंस विद पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है सर। 1949-64, ओके। इनके सारे पत्र जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। बाद वाले जो हैं, जो मेमोरेंडम है, एंड में जाके मेमोरेंडम है इस पुस्तक में, और मेमोरेंडम के साथ जो भी पत्राचार महाराजा का हुआ सरदार पटेल के साथ, नेहरू के साथ, काटजू के साथ, गोपाला स्वामी के साथ, सारे रेलेवेंट पोर्शन जो है, रेलेवेंट लेटर जो हैं वो आपको होंगे। ये क्यों कोर्ट में होते, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। अच्छा सर, आपने इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है कहीं, कोई पेपर या कुछ है? सर कह रहे थे मेजर ब्रह्म सिंह की किताब है अबाउट सम ऑफ द। अब इस पे नहीं है ना, उनकी किताब जो है वो आर्म फोर्सेस पे है। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैंने इसमें लिखा, मेरी 2 किताबें दोनों इसी विषय से हैं, महाराजा द ट्रबल ईयर्स। और मेरा लिखने का पर्पज ये था कि मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं जो है, मेरे दादा ने मुझे क्या बताया या मेरे पिताजी ने मुझे क्या बताया, मैंने ऐसा कथन कहीं पर किसी को जो है ओरल जो सोर्सेज हैं उनको कोट नहीं किया हुआ। आई डोंट बिलीव इन मेकिंग ए स्टेटमेंट अनलेस इट इज क्रेडिबली वेरीफाइड। तो ये जो बाप दादों की कहानियों पे बेस्ड नहीं है, डॉक्यूमेंट्स पे बेस्ड हैं। दोनों किताबें, महाराजा हरि सिंह द ट्रबल्ड ईयर्स और डॉक्टर करण सिंह जम्मू एंड कश्मीर 1949-64। ओके सर, ओके सर। और मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप डॉक्टर करण सिंह जो है, डॉक्टर करण सिंह बहुत ही निहायत सिविलाइज्ड कल्चर्ड व्यक्ति हैं जो बिना मतलब के कन्फ्रंटेशन में आने के लिए तैयार नहीं है किसी के भी साथ। लेकिन आप उनके सारे पत्र पढ़ें, उनके आप पत्र पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि जम्मू के लिए उन्होंने क्या किया, क्या करना चाहते थे और कैसे जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी नेहरू के साथ भी, गुलाम मोहम्मद सादिक और मीर कासिम के साथ भी। हैरानी होती है कि ये सारी चीजें अवेलेबल हैं और इन सोर्सेज को आप नहीं देखते। लोग जो है अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेके ना जाने कौन सा सोर्स जो है वहां से कहानी करते हैं। थैंक यू सो मच सर। आई होप मैं ये 1 महीने के अंदर ये किताबें मिल जाएंगी ना सर? बिल्कुल मिल जाएंगी आपको। ठीक है, ठीक है सर। अमेज़न पे मिल जाएंगी ये सारी किताबें। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू नीना जी। आई थिंक वर्षा गुप्ता जी के पास भी कोई क्वेश्चन है, उन्होंने हैंड रेस की है। वर्षा जी प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन नहीं है। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं नीना जी की बात का थोड़ा सा वो जैसे वो बता रहे थे कि मुस्लिम्स को महाराजा के अंडर कैसे ट्रीट किया जाता था, कढ़ाई में तला जाता था, तो उसके बारे में अगर वो अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहती है कि कैसे मुस्लिम्स को ट्रीट किया जाता था, तो वो मलिका पुखराज की ऑटोबायोग्राफी को पढ़ लें। मलिका पुखराज जो थी वो महाराजा के कोर्ट में सिंगर थी, तो इस बात से हरबंस सर भी एग्री करेंगे। और शी हरसेल्फ वाज ए मुस्लिम, तो वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं मुस्लिम्स को, उसमें आपको बहुत क्लियर मिल जाएगा। बहुत ही डिटेल में है उसमें। थैंक यू वर्षा जी। थैंक यू। किसी और के पास कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी सर के लिए? मैं फेसबुक पे भी डबल चेक कर रहा था, फेसबुक पे भी कोई क्वेरी नहीं है सर। सो लेट्स रैप इट अप हियर।
इस हफ्ते का जो आज का सेशन है उसको यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और इतनी डिटेल में हमें एक्सप्लेन किया। माय प्लेजर। थैंक यू। आज बड़ा ये दुधाई रहा है, जो बीच में इंटरप्शन होती रही, इट वाज नॉट अ वेरी हैप्पी सिचुएशन। It happens sir, it happens, so ऐसी कोई बात नहीं है, and I'm thankful to everybody, सबने patiently wait किया और reconnect किया, so thank you very much, and हम फिर से connect करेंगे next Saturday same time. Thank you so much. Okay.